शेख हसीना ने विपक्ष के साथ जो कुछ किया वो भी ये सवाल है। सबसे बड़ी चिंता इस समय जो हो रही है जहां अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश के, उनके ऊपर अगर हमले हुए तो उसका क्या होगा? भारत के लिए कैसा सबक है ये? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा श्रवण जी। अरुण जी म्यूट कर लीजिए। देखिए, मैं जो समझ पाया हूँ, जितना पढ़ा है मैंने, और कई चीज़ें पढ़ी है इस दौरान मैंने। बांग्लादेश के एक बहुत स्कॉलर बैरिस्टर अनीक हक का मैं कल द वायर पे करण थापर से इंटरव्यू सुन रहा था। डिटेल इंटरव्यू है, काफ़ी बहुत ऑनेस्ट इंटरव्यू है। फिर इंडियन एक्सप्रेस में आज सी राजा मोहन का एक अच्छा पहले पेज से चल के आलेख है, और अल जजीरा की एक रिपोर्ट है। मैं तीनों को अगर कंबाइन करके देखूं तो जो इम्प्रेशन बनता है मेरे मन पे, क्योंकि 1971 में जब क्रांति हुई थी तब हम लोग दिल्ली में थे और उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व इसलिए कर रहे थे कि जेपी उसमें इन्वॉल्व थे पूरे के पूरे बांग्लादेश की क्रांति के। सर थोड़ा सा लाउड जो है, हम भी नहीं सुन पा रहे। जेपी इन्वॉल्व थे बांग्लादेश की क्रांति के मामले में। तो 1971 में जो पूरा का पूरा एपिसोड हुआ, हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे पूरी की पूरी चीज को, क्योंकि जेपी उसमें काफी मध्यस्थ भी थे। तो उस कारण से भी बांग्लादेश का पूरा ये जो क्राइसिस है, इसमें चीज़ों को समझना बहुत बारीकी से ज़रूरी है। ये जो अरुण जी ने कहा हिंसा का और लोगों की डेथ्स का, मैं थोड़ा सा इस पर अभी जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग मामला है। मैं उसमें मानता हूँ कि इस तरह के घटनाओं में जिस तरह की जितनी मौतें होती है उतनी इस क्रांति में नहीं हुई हैं, क्योंकि कुल 300 लोग जब मरे तो एक ही दिन में, जो 5 जून अभी हाल के टाइम में 90 लोग एक दिन में मरे। और वो भी काफ़ी जब ये अवामी लीग के लोगों ने रिटेलिएट किया, दोनों गुटों में जब संघर्ष हुआ, उसके कारण ये तमाम चीज़ें हुई। हम जो मूल बात है उस पर मैं जाना चाहता हूँ। मूल बात यह है कि ये जो अरुण त्रिपाठी जी ने जो कहा, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की जो बात कही इन्होंने बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और इंडिया में, जो बांग्लादेश का रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो इंडिया के रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की रिएक्शन में है। एक चीज ये समझना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश में, मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि मैंने जो इंटरव्यू सुना कल बैरिस्टर अनीक हक का और जो चीज़ें पढ़ी उसको लेकर मैं कहना चाहता हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये इंडिया के खिलाफ है बहुत, क्योंकि एंटी मोदी, एंटी बीजेपी या एंटी इंडिया ये अपराइजिंग है बांग्लादेश का, जो ज़्यादा चिंता पैदा करता है। इसमें रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का उतना योगदान तब पता चलेगा जब जमात को सरकार में कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, या जिया वो जो पहले नेशनल जो पार्टी थी पूर्व राष्ट्रपति की, उनकी पार्टी को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है और दूसरे लोगों को कितना मिलता है। जी, बीएनपी को मिलता है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिलता है, जिनकी बेगम को रिहा किया गया अभी सबसे पहले जो रिहाई हुई है उसमें बेगम जिया को रिहा किया। तो ये जो सरकार अंतरिम बनती है उसमें किसकी आवाज ज्यादा रहती है, उससे पता चलेगा कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना है। हालांकि वो जो बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि नहीं, ये फंडामेंटलिस्ट लोगों का इस पे असर नहीं होगा इन तमाम चीज़ों पर, हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें मुद्दा ये है, जो पूरी बात निकल के आई कि जिस तरह से चुनाव को शेख हसीना की पार्टी ने रिग किया और 15 साल से सरकार में
बनी रही और विपक्ष को जिस तरह से आवाज दबाई और आजादी को खत्म किया, बोलने की आजादी को, लिखने की आजादी को, और जिस तरह विपक्ष को खत्म किया गया वहां। दूसरा मुद्दा ये कि बहुत सारे उदाहरण जो मैं ये जो आलेख मैंने पढ़े हैं और जो सुनी है वार्ताएं कि इंडिया को काफी कंसेशंस दिए गए, मतलब वहां के विपक्ष की विरोध के बावजूद और वहां के पॉलिटिकल पार्टीज के ऑब्जेक्शन के बावजूद और नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के हवाले से भी कई चीजें जो हुई, जिसमें अडानी से बिजली लेने का मामला है। मान लीजिए झारखंड के उनका जो पावर प्लांट है गोड्डा में, उससे बिजली जो महंगे दामों पर खरीदी जा रही है, उसका मामला है। तीस्ता का प्रोजेक्ट है, तीस्ता वाटर का जो कि तीस्ता पर जो सहमति नहीं हुई, उसके कारण बांग्लादेश को पानी नहीं मिल रहा है वहां। या जो हाल का जो रेलवे का जो जून में एक समझौता हुआ 1200 किलोमीटर रेल जो इंडिया बांग्लादेश से गुजर के नॉर्थ ईस्ट में जाएगी, इंडिया में, इंडिया से निकल के और जाएगी। इन चीजों को लेकर जो वो रेलवे का तो बड़ा मामला बन गया वहां कि ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है कि इंडियन रेलवे बांग्लादेश की जमीन पर कैसे ऑपरेट कर सकती है। हमको इसको एक जो चल रहा है बांग्लादेश को, इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। और इसमें सरकार बुरी तरह से उलझ गई है, बहुत ज्यादा उलझ गई है। और इसका जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो हो रहा है। हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जो मेजोरिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, पूरी की पूरी बहुसंख्यवादी पॉलिटिक्स है जो हमारी हुकूमत की, वो अब उसको किस तरह से जो अब सारे के सारे आपके पड़ोस में जितने देश हैं वो सब आपसे नाराज हो गए। मालदीव के बाद ये दूसरा उदाहरण है बांग्लादेश का। आपके पड़ोस में ना पाकिस्तान आपके साथ है, ना नेपाल है, न बर्मा है, न श्रीलंका है, कोई नहीं है। ये जो नई सिचुएशन हमारे यहाँ पैदा हो रही है, उसने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि इंडिया इसको प्रिएम्प्ट क्यों नहीं कर पाया, या इंडिया देख नहीं पाया कि क्या चल रहा बांग्लादेश में। और अगर इंडिया को पता था कि ये चल रहा है, तो क्या शेख हसीना ने इंडिया की बात मानने से मना कर दिया? कई चीजें हैं, जैसा इन्होंने कहा 1975 की हत्या का मामला बताया शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की, उसमें भी इंडिया कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इंडिया न सिर्फ एक सबसे बड़ा देश है इस इलाके का, मुस्लिम पॉपुलेशन के लिहाज से भी दुनिया का दूसरा तीसरा नंबर का देश है। तो इसलिए बांग्लादेश की आबादी के हिसाब से इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अलग किस्म से। ये जो क्राइसिस है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। और इसीलिए ये पहली बार हुआ है पिछले 10-11 सालों में कि सरकार को लगा कि भाई अरे ये तो बड़ा हो गया, अब तो सर्वदलीय समिति बैठक बुलाकर बात करनी चाहिए। पहली बार इस तरह का जेस्चर कि उसमें राहुल गांधी पूछ रहे हैं सवाल और जवाब दिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी की जो विदेश मंत्री से अलग से जो बातचीत हुई वो भी इम्पोर्टेंट है कि जो कल उनकी जो बातचीत हुई थी। कुल मिलाकर ये जो मामला है, ये इसको कैप्सूल में बंद नहीं करना चाहिए कि ये कोई वहाँ का लोकल अपराइजिंग है या कुछ हिंसा हो रही है, या और दूसरा ये कि जेपी के मूवमेंट से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक अलग किस्म का जेपी का जो मामला था, आंदोलन था, वो हुकूमत को बदलने का था, हुकूमत को उलटने का नहीं था। ये यहाँ तो पूरा का पूरा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पूरी पॉलिटिक्स को ये बांग्लादेश बुरी तरह प्रभावित करने वाला है। और इसके पीछे जो हाथ बताया जा रहा है, जो राहुल गांधी ने सवाल भी पूछा कि क्या इसके पीछे
किसका हाथ है, हिडन हैंड है। तो इसमें जो पाकिस्तान को लेकर जो बात आ रही है, चाइना और पाकिस्तान को लेकर जो बात आ रही है, वो काफी सीरियस है, क्योंकि बांग्लादेश भी अगर चीन की झोली में खसक जाता है तो हमारे लिए बहुत कॉन्सिक्वेंसेस है। और दूसरा ये कि शेख हसीना कब तक रहती हैं हमारे यहाँ, कब तक रख पाएंगे हम उनको यहाँ, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अलग हैं। और ब्रिटेन उनको नहीं अलाउ करता है, अपने यहाँ शरण नहीं देता है, तो हम क्या शेख हसीना को कहेंगे कि आप चले जाइए, तो वो कहाँ जाएंगी? ये बड़ी भारत के राजनीतिक इतिहास में ये घटना बहुत बड़ी घटना है। मैं इसको छोटी घटना नहीं मानता हूँ। इसको असल में जिस तरह से नागरिकों को एजुकेट करना चाहिए या होना चाहिए, सरकार इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुई है। वो 140 करोड़ लोगों को बांग्लादेश को लेकर बिल्कुल एजुकेट नहीं करना चाहते कि ये कितनी बड़ी घटना हो गई है। कुछ ही दिनों में, पूरा जून में, ये पूरा वो हाई कोर्ट का जो आरक्षण को लेकर जो पूरा फैसला वो आया, रूलिंग आया, उसके बाद से जो विरोध शुरू हुआ, जून से अगस्त में एक देश की पूरी हुकूमत बदल गई। ये बड़ा ऐतिहासिक मामला है। और मैं दूसरी बार में जब बुलाएंगे आप, तब मैं कुछ और कहना होगा तो कहूंगा जी। बिल्कुल।